जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। सभी को जय गुरु जी। जय गुरु जी नेहा, जय गुरु जी रूपांशी जी, नितिन जी जय गुरु जी। आप सभी को जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? जय गुरु जी गुंजन जी, जय गुरु जी किरण जी, जय गुरु जी अनीता आंटी, हाउ आर यू? जय गुरु जी अर्चना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सभी को जय गुरु जी। जय गुरु जी कुणाल जी, ज्योति जी, सुनैना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हो? हाय आकांक्षा, हाउ आर यू बेटा? जय गुरु जी। आज जेठा अंकल ने सत्संग शेयर किया एंड जो हमारे सुमित अंकल हैं उन्होंने भी सत्संग शेयर किया। तो आप सब लोग ने अपनी अपनी सेवा की या नहीं की? पहले ये बताओ, सत्संग शेयर करने की, जो कि हमेशा मैं सबको बोलती हूँ, जय गुरु जी सुरभि जी, कि जब भी कोई सत्संग होता है तो वो आगे शेयर करना, संगत तक पहुँचाना, ये हम सबकी एक ड्यूटी बनती है। सभी को जय गुरु जी। नीरू जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है और रहना भी चाहिए। एंड गुरु जी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी सतविंदर जी, हाय मोनिका, हाउ आर यू? जय गुरु जी। जब कोई अपना मंडे का सेवादार दिखता है ना तो एक अलग ही खुशी हो जाती है, यू नो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या जो भी लोग हमारे को मंदिर में मिलते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो सब दिखते हैं तो बहुत 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 खुशी होती है। गुरु जी सबके ऊपर मेहर करें एंड हम सब लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ में मिलते रहें। क्या बात है, उफ। जय गुरु जी, आप कैसे हो? ये हम सबके लाडले राजेश विरमानी जी, जिनकी स्माइल की तो मैं भी कायल हूँ। मेरा भाई बहुत अच्छा है। जय गुरु जी रीना दीदी, हाउ आर यू? बहुत खुशी होती है, यू नो, जब अपने सारे टीम के लोग, अपने साथ के सेवादार हमारे को दिखाई देते हैं, या जो संगत हमें मिलती है उनके साथ में इंटरेक्शन होता है तो बहुत अलग ही खुशी होती है। जय गुरु जी नेहा, जय गुरु जी नीना जी। कब खुलेगा मंदिर मेरे को नहीं पता। जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स होंगी ना तो सभी को पता चल जाएगा अपने आप कि गुरु जी ने मंदिर खोल दिया। जय गुरु जी रीना दीदी। नीना जी, आपने ना कुछ मैसेज किया था बट आई थिंक मैंने मैसेंजर ना शायद डिलीट कर दिया है, तो वो ना मेरे पास पहुंच नहीं पा रहा। तो आप तो अनुभूति से बात करके, या मुझे वैसे ही आप मेरे को मैसेज करना। जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। फिर पहले आपके साथ में वो बातें करें जो गुरु जी ने आज्ञा दी, जो मन में एक भाव आता है ना। और उसके साथ साथ में यू नो एक बहुत अलग, एक डिफरेंट एक फील भी होती है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स है तो पूरे गुरु परिवार के साथ में शेयर भी करनी चाहिए। उससे पहले ना मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। ये रीना दीदी वगैरह ये मेरे को मिले थे जब हमारे अनिल अरोड़ा अंकल का 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया था हमने, आई थिंक कोरल बेल में। तब मेरे को ये लोग मिले एंड गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स कि मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। सब लोगों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया था। हमें बिल्कुल ये पता नहीं था, ये अंदेशा नहीं था कि अनिल अंकल हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो वक्त का कुछ पता नहीं होता, कब कौन हमारे बीच में से चला जाता है, और सब गुरु जी को पता होता है। एंड कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे। जय गुरु जी इंदु जी, गुंजन जी, सभी को जय गुरु जी। जय गुरु जी कनिका। गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलती रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
आप सब भी गुरुजी की कृपा से मेरे को लगता है ठीक होंगे। सो हाय सृष्टि, हाउ आर यू? जय गुरुजी। और देखो मैं एक चीज़ बताऊं, आज मेरे को एक आंटी ने ना मैसेज किया था किसी अंकल के बारे में कि ये अंकल के बारे में बताइए। वो कहते हैं सोनिया आंटी मुझे जानती है। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो किसी के जो ये मैट्रिमोनियल वाले सिस्टम होते हैं ना, उन पछड़ों से प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरे को दूर रखो। मेरे को नहीं पता होता। एंड मैं किसी को अगर जानने की बात करूँ तो हम क्या जानते होंगे। जो सेवादार है वो हमको दिखता होगा, हमें इतना पता होता है कि हाँ भाई वो सेवादार है या नहीं है, एंड कौन से डे का है, और जो भी कह लो। बट उनके करेक्टर वाइज और उनके मतलब घर का हिसाब किताब, वो क्या करते क्या नहीं करते, हमें कुछ नहीं पता होता। मैं दिल की बात बता रही हूँ आपको। तो कोई भी अगर आपको ये कहता ना कि सोनिया आंटी से पूछ लो, तो प्लीज़ मेरे बिहाफ पे तो ऐसा कुछ मत पूछा करो। और कभी भी ये मत सोचना, क्योंकि मैं कभी किसी के लिए, जिनको मैं जानती हूँ उनके लिए हाजिर नाजिर हूँ। कोई मेरे से पूछे कुणाल पोपली कैसा है, मैं बता सकती हूँ। कोई मेरे से पूछे रचना, गौरव कुमार, ये लोग कैसे हैं बच्चे, हैप्पी शर्मा कैसा है, मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे भाई बहन है। कोई पूछे कमल आहूजा कैसा है, मैं बता सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसे किसी और के बारे में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी की संगत तो लाखों करोड़ों में है और सेवादार मेरे ख्याल से 5,000 से भी अबव है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर किसी के बारे में जानते भी हों। मतलब कईयों को तो मैं सीरियसली बताऊँ, मैं नाम से भी नहीं जानती हूँ। शक्लों से तो बेशक कभी देखा हो तो जानती होंगी। एंड इसलिए मेरी गारंटी पे कुछ मत करना, गुरुजी से पूछना सब कुछ, ठीक है। सो आज ना मेरे को ना एक जैसे कि मैंने अच्छा लगता है, और गुरुजी की तरफ से जो मुझे एक ब्लेसिंग्स मिलती हैं या जो मेरे मन में भाव होता है वो मैं बहुत शेयर करती हूँ ज़रूर। एंड मेरी ये विशेज़ है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे गुरु परिवार के सारे बच्चे अच्छे अच्छे घरों में सेटल हो जाएं और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। इनफैक्ट मुझे पता चला है अनुभूति ने भी ये मैट्रिमोनियल साइट बनाई है कुछ, वो भी स्टार्ट किया है। तो आई विश कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि सोनिया मैं सेवा करना चाहती हूँ गुरुजी की, कि गुरुजी मेहर करें और गुरुजी के सारे बच्चे सबकी शादियाँ हों। सो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा बोलता है, तो गुरुजी बहुत 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 खूब तरक्की दे, खूब तरक्की दे। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गुरुजी मेहर करें एंड सोच समझ के करवाना। वो कहते हैं कि रिश्ते करवाने वाले को ना गालियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, प्यार कम मिलता है। हाय गुरुजी, दीदी हाउ आर यू? सो सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार, गुरुजी मेहर करे, खूब तरक्की हो, सबके कारोबार खूब अच्छे अच्छे चलें। और मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि ठीक है, आप बहुत सारे गुरु परिवार के लोग भी है जो हमको कांटेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे की शादी करा दो, या कोई लड़का बताओ या कोई लड़की बताओ। तो इतना कह सकती हूँ कि आप अनुभूति, आप फॉर्म मतलब अपलोड कीजिए एंड उसके अंदर बेशक मुझको टैग कर दीजिए। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को जय गुरु जी, सुरेश जी, अमित जी, पूर्वा जी, एंड गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले, गुरुजी का प्यार बहुत सारा मिले। एंड क्योंकि मुझे लगता है अब सब लोग आ चुके हैं और सत्संग शेयरिंग की सेवा जिसने करनी है वो करेगा अपने आप। अब मुझे लगता है बहुत समझदार हो गए हैं सारे। जय गुरु जी, सुदर्शन जी, शायद मुझे अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, रेखा जी, रितिका जी, है ना, कि हम लोग को करना क्या है। अब तो सिर्फ मुझे आपके साथ में अपने मन की फीलिंग्स, अपने मन के भाव आपके साथ शेयर करने हैं। आज ना मेरे को एक छोटी सी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलें एंड क्योंकि सत्संग तो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ओल्ड संगत डेली आती है सत्संग शेयर करने, एंड बहुत प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल सत्संग्स होते हैं उनके। हाँ, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि जो संगत है उनके साथ में मैं वो भाव रख सकूं कि जो मेरे मन में भाव आते हैं, और जो मेरे को क्वेश्चंस कई बार कुछ लोग पुट कर देते हैं, कोई मैसेजेस मुझे भेज देते हैं, तो मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसा ही आपके साथ में शेयर करूं जिसकी वजह से छोटी सी एक हो सकता है आपको आंसर मिल जाए,
हो सकता है आपको कोई एक भाव जो आपके मन में है वो आपको मतलब ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी दे दें। आपके आपके पास में पता चल जाए, हाय हाउ स्वीट ऑफ यू, हैप्पी, लव यू बच्चा। मेरे को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कब नवंबर आए और मेरे हैप्पी की शादी और मैं खूब बहुत सारा डांस करूं। लव यू मेरे बच्चे, जुग जुग जियो, गुरुजी बहुत ब्लेस करें। इसको देख करके तो ऐसे पिग वाली स्माइल आ जाती है मेरे चेहरे पे, मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मैं कैसे भूल सकती हूँ, तू तो मेरी सांसों में बसता है मेरा बाबू, जुग जुग जिए। और अभी थोड़ी देर पहले तो तुझे बहुत 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 याद कर रही थी। वो कहते हैं कि एक माँ बेटे का रिश्ता तो गुरुजी ऐसा बना देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तो यहाँ होते हैं बच्चे अपने ना। सो कभी ये सोच भी मत लेना कि भी मैं तेरे को भूल सकती हूँ। तेरे को तो मैं तब भूलूंगी जब मैं पत्ता कटने वाला होएगा ना, तो भी मैं याद करूंगी कि यार एक बार हैप्पी से अंतिम बार वीडियो कॉलिंग के थ्रू मेरी बात करा दो, ठीक है। तो बस जब मेरी तरफ से वीडियो कॉल आए ना तो सोच लियो क्या पता मैं अंतिम सांसें ले रही हूँ, तो तू फटाफट से उठा लियो। ये ना हो कि कहीं मैं जिस सब के साथ हूँ, मैं उनकी कोई फाइल लिख रहा हूँ जिस सब साथ है ना। सो आंटी जी मेरी लाइफ से रिलेटेड कोई सत्संग सुना दो। अच्छा जी, क्या बात है। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो सभी के साथ है। जय गुरु जी, अनीता जी, लव यू, जुग जुग जियो मेरे बाबू। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना आपको अब मैरिड लाइफ से रिलेटेड क्या सत्संग सुनाऊं, उससे पहले ना एक छोटी सी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हो सकता है आपको वो बहुत 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 अच्छा उसमें से हो सकता है कोई एक अच्छी समझ मिल जाए। एक बार की बात है, एक ना राजा होता है, यू नो ये क्यों गुरुजी अब निकलवा रहे हैं मुझसे मुझे नहीं पता, आप बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा 3-4 दिन से तेरे को भी मेरी बहुत याद आ रही है। हाँ मेरे को भी आ रही है, और कल कॉल करूँगा पक्का पक्का मैं भी, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं मरने वाली, तेरे बच्चों की भी शादियाँ करनी है मैंने, तो फिर वो तभी तो सारे कहेंगे मॉडर्न दादी है, ऐसे तो मेरी वैल्यू बनेगी नहीं, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चल ठीक है, फिर एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एंड देखो मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ, अगर आज मैं बोल पाती हूँ ना तो मेरी इंस्पिरेशन है ये हैप्पी शर्मा। ये मुझे बहुत इंस्पायर करता रहता है, हमेशा बोलता रहता है कि आप ऐसे करो है ना, सो इसने बहुत कुछ सिखाया है मेरे को। कहते हैं बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं, अगर हम समझना चाहें तो बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं गुरु जी की। सो जय गुरु जी राम जी। तो ठीक है, मैं आपके साथ में ना अब वो शेयर करती हूँ, एंड मैं इसको कर रही हूँ ऐसे साइड सो दैट मुझे किसी का कुछ नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी के बारे में बात नहीं करूँगी, मैं अपने मन का भाव एक आंटी ने जो बोला है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार की बात होती है, एक राजा होता है और एक लकड़हारा होता है। एक बार राजा ना जंगल में गया होता है शिकार खेलने के लिए, और जैसे कहते हैं ना कि वो जंगल के अंदर जा करके ना रास्ता भूल जाता है, और वहाँ पर एक लकड़हारा होता है जो कि लकड़ी काट करके अपने घर का पालन पोषण करता है। तो राजा जी जो होते हैं ना वो रास्ता भूल जाते हैं, और उनको जो है ना वो मिलता है जब लकड़हारा, तो राजा उसको बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमारे को रास्ता दिखा दीजिए बिकॉज मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो वो जब लकड़हारा देखता है तो वो तो कहता है कि ये तो हमारे राजा साहब है, तो वो उनको प्रणाम करते हैं कि राजा जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। एंड सबसे पहले वो उनको बहुत प्यास लगी हुई होती है, वो कहते हैं मुझे थोड़ा सा जल पिला दो। तो क्योंकि लकड़हारा बहुत जो है ना दिल से फटाफट, क्योंकि उनको पता होता है कि तो हमारे राजा साहब है, वो जल लेकर आता है और उनको जल पिलाता है और उनको फिर सही रास्ता भी दिखाता है। तो लकड़हारे को ना राजा साहब बोलते हैं कि आपने जो मुझे जल पिलाया ना आपका एक उपहार मेरे ऊपर उधारा रहा, आप जब चाहो। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, और मैं बहुत प्यारा ब्यूटीफुल एक सत्संग भी शेयर करूंगी, लेकिन वो करूंगी तब जब सारे के सारे अपनी सेवा कर देंगे सत्संग शेयर करने की, क्योंकि अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया कि किसी ने भी शेयर किया हो, है ना। सो सत्संग तो मैं तभी शेयर करती हूँ जब संगत के साथ शेयर करती है, उससे पहले तो मैं सत्संग शेयर भी नहीं करती। तो मैं आपको बताऊं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप ना कभी भी आपको जब टाइम मिले तो आप हमारे राजमहल में आइए, आपका स्वागत है, आपका उपहार मतलब जो है ना उधारा रहा।
तो वो कहता है कि राजा साहब, आपने मुझे इतना प्यार से बात करी, मैंने आपको जल प्रसाद पिलाया, इसके बदले में मुझे कोई उपहार ही नहीं चाहिए। और ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, मेरे मुंह से तो हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही निकलता है। गुरुजी मेहर करें, हर किसी को गुरुजी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं, यू नो। सो फिर क्या होता है कि राजा अपने घर चला जाता है, और जो वो लकड़हारा होता है ना, वो घर जा करके अपनी रानी को, मतलब सॉरी, अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे ऐसे आज जो है राजा जी आए थे, मैंने उनको जल प्रसाद पिलाया और उन्होंने मुझे बोला है कि आप कभी भी आइए राजमहल में तो मैं आपको एक उपहार जरूर। ने बोला कि जब राजा ने आपको बुलाया ही है तो हमें तो वैसे ही बहुत परेशानी है, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, आप जाओ ना राजा के पास में, आप राजा के पास जाओ और जा करके वो जो उपहार देना चाहते हैं वो आप लेकर के आओ। तो एक गरीब सा लकड़हारा जब राजा के राजमहल में पहुंचता है तो उस समय जो उसके वहाँ पर सिपाही और दरबान वगैरह होते हैं वो उसको ना जाने नहीं देते। तो वो कहते हैं मुझे तो राजा जी ने बुलाया था। तो वो देख करके हैरान होते हैं कि इसके कपड़े फटे हुए हैं, ऐसा गरीब आदमी, और इसको राजा ने बुलाया था। पर चलो खैर, एनीवेज, जब उन्होंने बोला कि राजा ने मुझे बुलाया है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो वो जाते हैं राजा के पास और उनको बताते हैं कि कोई लकड़हारा आपसे मिलने के लिए आया। तो राजा जी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, उनको बहुत बहुत इज्जत के साथ आप अंदर लेकर के आइए, और वो राजा के पास पहुंच जाता है। तो उस समय में राजा उनको बोलते हैं कि भाई मैं आपको ना कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तो वो ये सोचते हैं अभी मैं इसको क्या उपहार दूँ, एक लकड़हारा है। सो वो उनके ना बहुत अच्छे अच्छे एक उनके चंदन का खेत होता है उनके पास। तो वो क्या करते हैं कि वो चंदन का खेत जो है ना वो उस लकड़हारे को दे देते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये जो चंदन का खेत है ना ये आज से आपका हुआ। तो लकड़हारा तो बहुत खुश होता है कि भाई मेरे को तो चंदन का खेत मिल गया। एंड वो घर आता है, अपनी बीवी को बताता है और बहुत खुश होता है। तो वो क्या करता है कि वो जितनी लकड़ियां होती है ना, मतलब चंदन की लकड़ियां, क्योंकि वो एक लकड़हारा है, उसका काम क्या था, लकड़ी काटना और उसके कोयले बनाना और बेचना। तो उसने ये नहीं सोचा कि भाई मेरे को जो दिया है राजा जी ने, ये तो एक चांदी सुनो सॉरी, वो कहते हैं एक चंदन की लकड़ी है और चंदन के बागान है। उसने ये नहीं सोचा, उसने मतलब वो कहते हैं ना कि हमको चीज तो मिलती है लेकिन हमको उसकी वैल्यू पता नहीं होती, तो हम अपना नुकसान भी कर देते हैं। अपने बुरे वक्त को आने से कैसे रोकना होता है ये इसके ऊपर है। ये आपके अंदर, आपके भीतर चल रही चीजें होती हैं। आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये सही में है कि नहीं है। ठीक है। सो वो ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने उनको चंदन का खेत दिया, उन्होंने राजा का शुक्राना किया और उन्होंने क्या करा कि वो सारी लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। एंड आपको पता है कि राजा के मन में एक बार आता है, वो कहता है अरे यार मैंने तो ना उन लकड़हारे को जो है अपना चंदन का खेत दिया था, तो मैं देखता हूँ अब तो उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो गई होगी, खेत बहुत लहरा रहा होगा और बहुत बड़ा हो चुका होगा, अब तक बहुत विशाल उसने वो ले लिया होगा रुख। तो उन्होंने बोला कि उनके मन में ये भाव आया। लेकिन होता क्या है, जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स साथ हो तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। एंड उनके साथ में क्या होता है कि वो जब वो उनको मिल जाता है सारा कुछ, तो वो क्योंकि उसको समझ नहीं होती, वो कहते हैं ना बंधन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक वैसा ही उस व्यक्ति के साथ होता है। उसको नहीं पता होता कि ये चंदन की लकड़ी है तो कितनी वैल्यूएबल है, मीन्स ये आपके और मेरे लिए है। सुनो, तो वो जब राजा उसके पास पहुंचते तो उसको बोलता है कि हाँ जी कैसे है। वो जब देखता है खेत तो उसको खेत के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता। राजा बड़ा दुखी होता है कि यार ये क्या हो गया, ये मेरा खेत इतना सुंदर था, जो चंदन का खेत मैंने इसको दिया था वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ तो सारी लकड़ियाँ कटी पड़ी, बिल्कुल वीरावान जंगल की तरह बन गया, और वो खेत कहाँ है कुछ नहीं दिखता। एक आध पेड़ था, मतलब वहाँ पर छाया देने के लिए वृक्ष तक नहीं बचा कि जिसकी छाया वो बैठ सके। वो बुलाता है उसको और पूछता है लकड़हारे को कि लकड़हारे मैंने आपको जो चंदन का खेत दिया था उसका आपने क्या किया। बोले ये जो लकड़ियां सारी, वो एक एक करके सारी लकड़ियां चंदन की काट के पूरा खेत ही खाली कर देता है, सारी लकड़ियां काट लेता है, सारी लकड़ियां काट लेता है, कुछ नहीं बचता वहां पर। तो बोले मैंने तो आपको चंदन का खेत दिया था उसका क्या हुआ। बोले मैं तो एक लकड़हारा हूँ, तो मैंने वो सारी लकड़ियां टूटी। और वो राजा देखता है कि वहां पर ना कोयले के ढेर लगे हुए हैं, बहुत सारे कोयले के ढेर लगे हुए हैं, काले काले कोयले के।
तो वो कोयले के ढेर लगे हुए, तो राजा पूछता है उससे कि भाई मैंने जो तुझे लकड़ियां दी थी, मतलब वो जो खेत दिया था उसका तूने क्या किया? बोला मैंने क्या करना था, पहले तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी खाना वाना बनाने में, हमारे पास खाना खाने में बड़ी दिक्कत होती थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, आपने जब से हमें खेत दिया मैं उसके लकड़ियां काट करके कोयले बना करके बेचता हूँ, तो मुझे पहले से अच्छा सुकून भरी रोटी मुझे मिलनी शुरू हो गई है, तो मेरा मतलब कल्याण हो गया आपकी वजह से, आपका लख लख शुक्राना। तो राजा कहता है कि अच्छा, राजा अपने माथे पे हाथ रखता है और वो कहता है कि यार मैंने क्या कर दिया, तो वो राजा उसको कहता है कि एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दे करके कहता है कि एक काम कर, अभी तक तो तूने इससे कोयले बना करके बेचे थे, अब ये लकड़ी का टुकड़ा ले और इसको बेच करके आ। तो राजा का कहना मान करके वो लकड़हारा जाता है और वो क्या देखता है कि जितने में लकड़ियां कोयले नहीं बिकते, उससे दुगने चौगने रेट पर वो छोटी सी लकड़ी उसकी बिकती है। तब उसको एहसास होता है कि मैंने क्या कर दिया, राजा ने मुझे क्या दिया था और मैंने उसका क्या हाल कर दिया। तो वो जा करके राजा के पैरों में गिर जाते हैं और राजा उनको समझाते हैं कि मैंने तुमको एक अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन तुमने उसके अंदर अपनी मंद बुद्धि के साथ में अपना सब कुछ खराब कर लिया। सो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो बोलते हैं ना कि जो राजा के मतलब जो लकड़ियां और खेत, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में ये जो खेत है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो खेत तो हमारा शरीर है, हम हैं, यू नो और ये लकड़ियां जो थी ना, चंदन की लकड़ियां जिसको उसने बेकार व्यर्थ जला लिया, ये हमारे जीवन की सांस है। अब ये पल इतना, इस समय ऐसा टाइम चल रहा है कि अपना हर एक पल हमें बहुत खुशियों के साथ संजोते हुए बहुत अच्छे से जीना चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अननेसेसरी की फालतू की चिंताओं में, व्यर्थ चिंताओं में, व्यर्थ की बातों में, लोगों की जली कटी बातों में, लोगों को दुख पहुंचाने के लिए वो सब कुछ अपना खराब पे खराब करते चले जा रहे हैं। सो हम लोगों को कहते हैं ना कि तब समझ आती है जब अपने हाथ से सब कुछ लुट पिट जाता है। सो इतना अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत खतरनाक होता है कि किसी के पास अगर कोई चीज़ हो तो उसका ज्ञान भी उसको होना अति आवश्यक होता है। सो ऐसे ही ना एक और छोटी सी मुझे स्टोरी याद आ रही है कि एक बार की बात होती है ना, एक राजा होता है जिसकी कोई औलाद, कोई संतान नहीं होती, तो वो कहता है कि भाई मुझे तो अपने राज्य के लिए कोई राजा चाहिए, तो अब मैं क्या करूं? तो लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम कोई औलाद जो है वो लो, अडॉप्ट कर लो, कोई बच्चा ले लो आप, तो उसके ज़रिए आप वो करना। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो ठीक नहीं है भाई, अगर मैं अब बच्चा लूँ, गोद लूँ, उसके बाद क्या पता वो कैसा व्यक्ति निकले ना निकले। तो वो कहते हैं अच्छा चलो आप एक काम करो, अब एक बच्चा लोगे, फिर उसको बड़ा करोगे, इतना सब कुछ करोगे, सो इट्स बेटर कि ना आप अपने वजीर जितने भी है ना, उन वजीरों में से किसी एक को राजा नियुक्त कर दो, क्योंकि आपका बच्चा तो वो भी नहीं है, आपके बच्चे ये भी नहीं है, आपने तो वो देना ही है ना किसी को भी राज्य। तो राजा ये सोचता है कि राजा बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। राजा के दिमाग में एक बात चलती है कि वो राजा कहता है कि मैं ना राजा बनाने के लिए ना इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो फिर लोग उसको समझाते हैं कि आप ना ये मापदंड ले लो, ये नियम कायदे कानून बना दो, इसके हिसाब से कि ये क्राइटेरिया बनाओ कि भी इसमें कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और जस्टिफाइड और जेन्युइन लोग आपको आकर के मिले। देखो, आप में से अभी तक किसी ने सत्संग शेयर करने की सेवा नहीं करी, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ कुछ भी नहीं आया, मुझे पता चल जाता है फटाफट से। गलत बात है। अभी तो मैं दो चीजें आपको भाई, मेरे गुरु जी तो हर जगह पे हर पल मेरे अंग संग विराजमान है। आप अपने मन में ये भाव क्यों लेके आ रहे हैं? तो सबका अपना अपना वो तरीका है, किसी को गुरु जी कहाँ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, सो भाव अपना अपना। गुरु जी तो हर जगह पर है। अपने भीतर गुरु जी को देखा कीजिए। मैं तो रोज समझाती हूँ, रोज ये चीज़ें कहती हूँ कि आपको अपने भीतर गुरु जी को देखना है, हमको कहीं और नहीं देखना है। गुरु तो हमारे साथ है। वो कहते हैं ना, रब ते तो दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, वेखण वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है एंड गुरु जी तो हर पल हर जगह विराजमान है। एंड वो जो जैसे कि मैंने आपको बोला, सत्संग शेयर करने वाली सेवा आप लोगों ने नहीं करी है, लेकिन चलो खैर, एनीवेज तो मैं आपसे बताना चाहती थी कि उसने क्या करा। उसने बोला कि ना हम एक ऐसा कोई नियम कायदा कानून नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हर तरह का, हर जाति का, हर
एज ग्रुप का जो व्यक्ति है वो आ करके अपना मतलब इंटरव्यू दे सकता है। तो वो क्या करते हैं, जब वो इंटरव्यू देने लगते हैं उस समय में सब जगह पर वो जो है ना वायरल हो जाती है खबर की भी राजा जो है अपने लिए एक राजा ढूंढ रहा है अपने राज्य के लिए, और उसने बोला है कि कोई मापदंड नहीं है, कोई भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो एक ना किसान होता है जो कि फार्मर जिसको बोलते हैं, वो अपने पिता को बोलता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लूँ। तो वो कहते हैं कि आप कैसे लोगे, कि तुम्हारा तो कहीं नंबर ही नहीं आएगा, हम इतने गरीब है ना, हमारे पास में पैसा है ना, हमारे पास में वैसे कपड़े लगते हैं, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है, हम तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे, तो क्या करोगे वहां जा करके। पर लड़का जिद करता है, वो कहता है कि मेरे को कोई बात नहीं, आप अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे ब्लेसिंग्स के साथ में एक बारी मौका उनको आजमाने तो दीजिए, मुझे देखने तो दीजिए कि आखिर राजा जी चाहते क्या है, मुझे पता तो चले। तो वो बोलता है कि आपके पास में अगर थोड़े बहुत कुछ छोटे छोटे मतलब कुछ थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास पैसे रखे हो, तो क्योंकि वो जानते हैं कि भी मेरे पास तो वैसे कपड़े भी नहीं है कि मैं कैसे जा करके इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में उठूंगा बैठूंगा, तो मेरे पास नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना स्टेटस सिंबल होता है, अब हमारे पास मतलब सोनिया आंटी के पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। तो वही वाली बात होती है कि सिंपल सी बात है कि उसने बोला कि भाई मेरे पास में तो कुछ नहीं है पिताजी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बस तो वैसे कपड़े भी नहीं है, तो आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने लिए कुछ छोटा सा सुंदर सा वस्त्र मैं अपने लिए ले सकूं, जिसको पहन करके मैं राजा के पास जाऊं। सो वो उनके मन में बात जचती है, वो उसको थोड़े से पैसे देते हैं, तो उस लड़के को समझ में आता है, उसके पास पैंट शर्ट जो होती है वो वही पहनता है, लेकिन वो अपने लिए उन पैसों से एक छोटी सी ना एक जैकेट सिंपल सी खरीद लेता है, जो बहुत सुंदर होती है देखने में। तो और वो सुंदर सी जैकेट खरीदता है और उसके ऊपर पहनता है, और उसके मन में ये भाव आ जाता है कि अब मैं राजा से मिलने के योग्य हो गया, क्योंकि मैं दिखने लगा हूँ, थोड़ा सही दिख रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता, जब तक हम अच्छे नहीं लग रहे होते ना अपने आप को, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। सो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो गया जब उसको ये सब चीज़ें मिली, और वो राजा के पास जाने लगता है। लेकिन बीच रास्ते के अंदर क्या होता है, उसको एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी टाइप का व्यक्ति उसको मिलता है, जो कि बहुत ठंड से ठिठुरा होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, वो भिक्षा मांगता है, भीख मांगता है उससे। तो वो पूछता है कि आप क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि मेरे को ना आप कुछ भी दे दो, मुझे कोई ऐसा कपड़ा दे दो जिससे मैं अपना तन ढक सकूं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जिससे मैं अपने आप को ठंड से बचा सकूं। तो वो भिखारी जो है वो ऐसे बोल रहा होता है कि भी वो व्यक्ति कहता है भी मेरे पास तो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है जो मैं साथ लेके आया हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो वो भिखारी जो होता है वो उसको बोलता है भी आप मुझे ना सिर्फ एक कुछ ऐसा कपड़ा दे दो जिसकी वजह से मैं अपने आप को ठंड से बचा सकूं। तो जबकि उस किसान को ये पता होता है कि उसके पास एक ही जैकेट है, जो कि उसने वो परचेज भी करी थी, रेंट पे ली थी, मतलब परचेज भी क्या करनी है, रेंट पे ली थी, जिसके बदले जो पहन करके वो राजा के सामने जा सके। तो लेकिन होता क्या है कि वो राजा के सामने जा सके ऐसा उसके मन का भाव था, लेकिन वो मतलब वहां पर आता है और अपने मन की बातें सारी उनके सामने रख देता है। तो उसने जब बोला कि भी जो मन का भाव होता है कि यार मैं क्या करूं, अपने मन में अपनी कश्मकश के अंदर वो होता है, वो ये सोचता है कि मेरे को क्या करना है। तो जब गरीब व्यक्ति जो है वो ठंड से ठिठुर रहा होता है ना, वो जब मांगता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो अपनी जैकेट उतारता है और उसको दे देता है। वो ये भूल जाता है कि मेरे को जा करके राजा से मिलना है। वो कहता है चलो जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल इसकी ठंड रुकनी चाहिए। वो राजा के राजमहल में पहुंचने लगता है। जब वो राजा के वहां तक पहुंचता है तो दरबारी इसको बोलते हैं कि सामने जो सराय है आप वहां जा करके ठहर जाओ, और जब आपका टाइम होगा इंटरव्यू का तो हम आपको बुला लेंगे और आप आ जाना। तो वो वहां पर जाकर रुकता है और उसका समय आ जाता है इंटरव्यू का। तो वो जब राजा के राजमहल में जाता है तो वहां पर राजा अपनी जगह पर नहीं होते, उसको बताया जाता है। तो वो कहता है कि आप वेट कीजिए, अभी थोड़ी देर में राजा आ जाएंगे। तो जिस समय राजा आता है तो उस जो किसान होता है ना, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, वो देख करके हैरान हो जाता है। और वो ये सोचता है कि यार ये तो वही भिखारी लग रहा है जिसको मैंने जैकेट दी थी, क्योंकि उन्होंने वो जैकेट पहनी होती है। पर वो किस मुंह से पूछे, तो वो इशारों इशारों में राजा से बात करता है और राजा उसको ये प्रमाण देता है, बताता है कि हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ, मैं वही भिखारी के रूप में। तो उसने पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया,
क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है, संपूर्ण हर चीज है, सर्वस्व के आप स्वामी हो। तो आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया महाराज, ये कौन सी परीक्षा है? तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं यहाँ तुम जब आ जाते मेरे सामने तो मैं जो बोलता वो तुम करते ही करते, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि रियल लाइफ में तुम्हारा रियल मायने में तुम कैसे हो। तो इसलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया और तुमको मैं यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ। वो बोला कैसे नियुक्त करते हो, अभी तो आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं, मुझे जितना जानना था ना वो मैं जान चुका हूँ कि तुम जो है एक, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं था। एंड मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है शायद आपके पास में ना तो बहुत अच्छे कपड़े होंगे, और वो जैकेट भी आपने मेरे पास आने के लिए स्पेशली खरीदी होगी। उसके बावजूद भी आपने मुझे ठंड में ठिठुरता हुआ देख करके, एक भिखारी समझ करके अपनी वो जैकेट मेरे डिमांड करने पर मुझे दी। तो जिसके मन में सेवा भाव होता है, जिसके मन में अच्छी फीलिंग्स होती हैं गुरु, उसके अपने आप हर पल अंग संग विराजमान होते हैं, उनकी तरक्की ही तरक्की होती है, उनको बहुत भाग लगते हैं। सो ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी भी, वो देखते हैं कि आपके मन के अंदर भाव कैसा है, सेवा भाव कैसी है। आप अगर संगत के प्रति अपने मन में अच्छे भाव लेके आते तो गुरुजी आपको बहुत 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 ब्लेस करते हैं। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और जो आंटी ने मुझे बोला, मुझे लगता है कि बहुत हद तक उनको अपनी चीज़ों का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कि हमें लगता है हम बहुत सुपीरियर है, हमारी तरफ से भी कमियां रह जाती हैं। तो हो सकता है अपने घर को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक अच्छे तरीके से हमको रहना चाहिए, कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। अब इसी बात के ऊपर ना मैं गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग, जैसे कि आंटी ने मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या बताऊँ मैं। गुरुजी आप जाने जानो, आंटी ने बोला कि कोई मैरिड लाइफ के ऊपर सत्संग शेयर करो। एंड मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे क्या सत्संग सुनाऊं। एंड लेकिन ये है कि ठीक है, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो हमारी बहन बेटियाँ होती है ना, मेरे को लगता है ऐसा, आजकल का टाइम जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर इंसान अपनी ज़रूरत से प्यार करता है, किसी को कोई मतलब नहीं होता, सामने वाले की फीलिंग्स का हमें कोई चिंता नहीं होता। हम अपने हिसाब से अपने अनुसार हम जीना चाहते हैं, अपने अनुसार हम रहना चाहते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। जो शादी होती है वो एक ऐसा अटूट बंधन होती है, जिसको अगर आप समझो तो वो सर्वस्व अपना एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर करने वाला वो भाव होती है। तो मतलब कभी ये नहीं होता कि हाँ हाँ, जय गुरु जी। आंटी आप चिंता मत कीजिए, गुरु जी बहुत ब्लेस करेंगे। देखो, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हर रिश्ते के अंदर ना हमको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, हमें अपने मन में वो भाव लेकर आना चाहिए। जय गुरु जी। रेणुका माँ, गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। आंटी फिर वही बात होती है कि पर्सनल चीज़ों के ऊपर कोई क्या कहे आपको, एंड आपके मन का भाव है, आपके मन में ये चीज़ें आती हैं। सो चलो मैं आपको ना एक छोटी सी अपने मन का भाव बताती हूँ। एक्चुअली हो सकता है शायद आपको समझ में आए, ये आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए। हम जो बेटियां पैदा करते हैं ना, अपनी बेटियों के लिए हमारी ना डिमांड्स भी कुछ और होती है, हमारी सोच भी कुछ और होती है। अपनी बेटी को तो हम ये चाहते हैं कि आजकल तो मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं यार कल्ला मुंडा होना चाहिए, बस और कोई धी पुत नहीं होना चाहिए, कल्ला मुंडा होवे। ठीक है, कोई कहता है मेरी कुड़ी दी सੱਸ ना होवे, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੱਸਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, कोई कहता है सोहरा ही ना होवे। तो हम ये भूल जाते हैं। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात बताऊं, आजकल का टाइम क्या है कि बहू तो हमको संस्कारी चाहिए, जिसको घर के सारे काम काज आने चाहिए। अपनी बेटियों को हम ग्लास इधर से उठाकर उधर रखने की भी परमिशन नहीं देते। हम ये सोचते हैं अरे यार मेरी बेटी क्यों करे। तो ये जब तक ये चीजें नहीं होंगी ना, देखो आजकल 90% रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, क्योंकि कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहता, कोई झुकना ही नहीं चाहता। हर बंदे के मन में ना ये भाव आता है, पति सोचता है मैं पहले ही दिन से पत्नी को दबा के रख लूं, पत्नी सोचती है मैं पहले ही दिन से पति को दबा के रख लूं, इन लॉज को दबा के रख लूं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि यार मेरा ना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये जबकि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होता।
आप कोई भी इंसान आपके घर में आता है, आप कहीं जाते हो, तो मन में ना प्यार का भाव रखिए, रिश्तों के अंदर प्यार रखिए। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है कि आजकल के बच्चों को ना जॉइंट फैमिली में रहते नहीं है, दो चार लोगों को उनको झेलने की आदत नहीं होती है। उनके मन में बस इतना सा भाव होता है, बस हर बंदा जैसे रहता है न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर सब लोग रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा है तो बस ये वहां जाए तो राज करे। और सबसे ज्यादा आजकल के रिश्ते पता क्यों खराब होते हैं? क्योंकि माएँ इतना इंटरफेयर करती है ना, की बनाया है, की खाया है, अच्छा तेरी सस कितने गई सी, ओ की करी सी, ननाना आई सी, अच्छा ओ की कह रही सी, ओ फलाना ओ ढीम का, हर 2 मिनट बाद फोन। आधे से ज्यादा तो जो है ना घर अपनी बेटियों का हम लोग खुद खराब कर देते, क्योंकि हम लोग ना अपनी बेटियों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको एडजस्ट ही नहीं होने देते ना उनकी फैमिली के अंदर। उनको अगर कोई अच्छी माँ होगी ना, वो अपने बच्चों को ना वो संस्कार देगी, वो ये सिखाएगी कि बेटे आपको जहाँ जा रहे हो ना, तो हमारा रिश्ता आपके साथ यहीं तक था। अगले पेरेंट्स आपके वो हैं, वो आपके माँ बाप हैं, आपको उनके तरीके से रहना है, आपको उनके घर की रिस्पेक्ट को बना करके रखना है, वो आपकी इज्जत को बना के रखना आपके हाथ में है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा क्या हुआ, गुस्सा किया तेरे को, फटाफट से आ जा तू घर, देख लांगी ओनू मैं किवें कहता तेनू। तो ये जो चीजें है ना, ये बहुत गलत है। हम अपने बच्चों का घर खुद खराब करते हैं, जबकि हमारा फर्ज बनता है हम अपने बच्चों को समझाएं, उनको सद्बुद्धि दें, अच्छी शिक्षा दें कि बेटे नहीं, वो भी आपके पेरेंट्स है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। वो चीजें हम कहना ही नहीं चाहते, हमारे मन के अंदर ये भाव होता है मेरी बेटी बस राज करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक वो जुंगा कहते हैं ना, कि झुंझुना मिल गया है सबको, वुमेन सेल्फ। ये चीजें ना बनी उन लोगों के लिए थी, जो ऐसी लड़कियों के लिए जो बहुत गरीब, असहाय, बहुत सिंपल टाइप की लड़कियां थी। वो उनके लिए बनी हुई चीजें थी कि वो उनके साथ में लोग टॉर्चर करते थे। लेकिन आज उसका यूटिलाइज प्लानिंग के साथ लोग करते हैं। पहले वो अपनी बेटियों को जो है ना गलत शिक्षा देते हैं, गलत संस्कार देते हैं, गलत तरीके से, फिर उसके बाद शादियां करते हैं और फिर कहते हैं अरे छोड़ नहीं रहना हमने, तू घर आ जा। और एनी मनी के चक्कर में और ये सब वुमेन सेल का केस डालते हैं, मेरा पति ऐसा, मेरी सास ने मारा, मेरे पति ने मारा, फलाना मारा, ढीम का मारा। ये गलत है। आपको मैं बताऊं, मेरे को एक हाल फिलहाल में 2 शादियां हुई गुरु परिवार के अंदर। एक लड़की ऐसी जिसका पिता नहीं है, ठीक है, जिसका पिता नहीं है, और उसकी शादी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से हुई। उसको चाहिए था कि यार मेरे साथ में गुरुजी आकर के खड़े हुए, उन्होंने मेरा घर बनाया है, तो वो वहां पर एडजस्ट करना सीखे। लेकिन 6 महीने शादी को नहीं हुए, पता चल रहा है 4 महीने से लड़की माँ बाप के घर बैठी है। अरे तुम शादी करके उस घर में क्यों गई हो? ये कोई मजाक हो रहा है क्या? देखो, सब कुछ जानते बूझते आपको कोई बंदा ये सोच करके पल्ले से पैसा लगा करके आपको घर पे मतलब ब्याह के लेके आ रहा है। उन पेरेंट्स के बारे में सोचो, उनकी फैमिली के बारे में सोचो। वो नहीं दिख रहा। मतलब मैं सीरियसली सुन करके आई वॉज वेरी शॉक्ड कि यार जिसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, वो कहते ना, कहावत होती है पंजाबियों ਦੇ ਵਿੱਚ कि भुखे दी तीर रजी ते खे उड़ान लगी, वो वाला हिसाब हो गया कि आपके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। गुरु जी की ब्लेसिंग से आपको इतना अच्छा मौका मिला, इतना अच्छा घर मिला, आपको वहां एडजस्ट करना चाहिए, आपको वहां समझना चाहिए कि यार मेरे फादर नहीं है, मेरी माँ के ऊपर पता नहीं कितनी कैसे कैसे मेरी माँ ने शादी करी होगी, और माँ ने भी क्या करी, गुरु जी ने करा दी। ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है कि गुरु जी ने आपकी शादी करा दी। सारों को आपको इतने अच्छे रिच फैमिली के अंदर आपकी शादी हुई। आपको वहां पर थोड़ी बहुत तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बेटियों का काम क्या होता है? लड़की को सबसे पहले सहनशीलता, ये तो गुण उसके अंदर होने चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, उसके अंदर संस्कार होने चाहिए, उसके अंदर वो फीलिंग्स होनी चाहिए, वो दूसरों को समझे। आप बिलीव करोगे, मैं सच्ची बताती हूँ, मैं कभी कभी बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे से ज्यादा अमीर कोई ऐसा है नहीं कि मेरी बेटी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। मतलब वो मुझे समझाती है, वो मुझे सिखाती है। कभी अगर मैं मम्मा से भी अपनी बहस करती हूँ, कोई आर्ग्यूमेंट करती हूँ, तो वो मुझे टोक देती है, मम्मी आपको उन्होंने पैदा किया है, क्या हो गया, नानी है ना, बड़ी है, कुछ समझा रही है, आप सुन लिया करो। ऐसे गुस्सा नहीं करते ना आप, नानी से ऐसे कैसे बोलते हो? कई बारी मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्यों आता है? मेरी मम्मी को वो गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है, वो बात बात के ऊपर टोका टाकी करती थी, गुरुजी को लेकर मंदिर जाने की क्या जरूरत है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, घर बैठो, ये करो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फलाना। वो अपनी जगह ठीक कह रही है, लेकिन
मेरा मन नहीं समझ में ना आ रहा ना, मुझे वो बातें बहुत अजीब सी लग रही है। सो ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें हमारे अंदर, देखो कभी कभी बच्चे ही हमको ये सिखा जाते हैं। फिर मैंने उसका कहना मान करके अपनी मम्मा से बात करी, क्योंकि मुझे शुरू से ये आदत नहीं है ना, मैं क्या बनाया है क्या खाया, मैं इतनी बातें नहीं कर सकती, मेरे से होती नहीं है। सिस्टर मेरी हर 2 मिनट बाद मम्मी के टच में रहती है, बात करती है, मुझसे नहीं होती ये सब बातें, आदत ही नहीं है शुरू से ऐसी। तो मम्मा को मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा आपको मुझसे बात करनी है ना, आप मेरे से चाहते हो ना कि मैं आपसे प्यार से बात करूं, मुझे बस जय गुरु जी बोलना शुरू कर दो। जब आप मुझे जय गुरु जी बोलोगे ना, मुझे गुस्सा आएगा ही नहीं। और गुरु जी के रिलेटेड कोई बात मत करना, बस आप अपने मन में इतनी चीज लेकर के आ जाना। जब आप ये सब कुछ नहीं कहोगे ना, मेरे को कभी आपके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। टच वुड, मेरा इतना अच्छा स्मूथ सब कुछ बढ़िया हो गया गुरुजी की ब्लेसिंग से। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, एक लेडी है, मतलब इतने प्यारे मेरे अंकल, गुरुजी उनको मतलब हमेशा सबके दिलों में राज करने वाले, ऐसा घर, इतना संस्कारी घर। और मैं कहती हूँ आंटी मेरी ऐसी, सॉरी जिनके मुंह में जबान ने, इतनी क्यूट, पता नहीं गुरुजी उनका कौन सा टेस्ट ले रहे हैं। उन्होंने भी अपने बेटे के लिए एक गरीब घर की लड़की ली कि चलो ठीक है यार, उनका वाइफ की डेथ हो गई थी, लड़की डिवोर्सी है, तो सोचते हैं कि चलो उनके 2 बच्चे हैं तो वो भी अपने साथ में मतलब कि भी करें, चलो किसी का घर बस जाएगा, मेरे भी दोनों बच्चों को माँ मिल जाएगी। पहले तो लड़का शादी के लिए राजी नहीं था, जैसे तैसे लड़का राजी हुआ, सब कुछ हुआ। वहां लड़की को भी ये चीज सोचनी चाहिए। पर तो वही वाली बात की 2 महीने क्या मतलब 1 महीना भी काटा नहीं, और वो लड़की अपने माँ बाप के घर जा करके बैठी है। माँ बाप को समझ होनी चाहिए कि अपनी बेटी को बोलो कि ऑलरेडी एक डिवोर्स तुम्हारा हो चुका है। जब एक इंसान, कोई भी इंसान हो, सॉरी टू से आंटी मैं आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, प्लीज माइंड मत करना, जिसका घर एक बार टूट जाता है ना, वो फूक फूक के कदम रखता है। वो ये सोचता है कि यार मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को ऐसे इतना अच्छा घर मिल रहा है, एक पिता का प्यार मिलेगा, पिता का नाम मिलेगा, उनको तो सोचना चाहिए कि वो नतमस्तक हो जाए ऐसी फैमिली को। और बीइंग अ टीचर, एक बहुत एजुकेटेड वो पर्सनैलिटी होती है टीचर की, तो उसको समझ होनी चाहिए। लेकिन वो चीजें नहीं है, वो अपना घर फिर से खराब करके बैठी है अपने पिता के घर में। और माँ बाप को भी पता नहीं कैसे आजकल के माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को समझाते नहीं है। मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। देखो मैं तो ना एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि पता नहीं हमने अपनी लाइफ के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स देखी होंगी, कितने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, सबकी लाइफ में आती है। हम बाहर वालों की बातें सुन लेते हैं, हम इन लॉज की बातें सुनने में हमारे पेट में दर्द हो जाती है। हम बाहर के लोगों को ना बहुत कुछ ऊल जलूल, मतलब कोई बॉस डांटता है तो सुनते हैं ना, कोई फ्रेंड बनी हुई होती है इतनी बातें सुनाती है, कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है 36 गालियां भी निकाल देता है, हम बर्दाश्त करते हैं। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोग चलाकर बैठते हैं, वहां पे इतना कुछ बकवास सुनते भी हैं, बर्दाश्त करते हैं। लेकिन वही चीजें अपने हस्बैंड से सुनने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये गलत चीज है। अपने बच्चों के अंदर, अपने फैमिली के अंदर एक संस्कार डालिए अपने बच्चों के अंदर, अपनी फैमिली को संस्कारित फैमिली बनाइए, अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको समझ दीजिए। मतलब मैं कई बार बताऊं, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि घर के अंदर सब कुछ होते हुए भी लड़कियां, देखो मुझे समझ में नहीं आती एक लड़की को क्या चाहिए होता है। देखो आजकल की कई लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, अरे मेरी सास तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देती, मुझे यहाँ नहीं जाने देती, मुझे वहां नहीं जाने देती, मुझे ये नहीं खाने देती, मुझे वो नहीं खाने देती। अरे तुम ये सोचो ना कि कोई जेन्युइन चीज देखो, उन लोगों को देखो जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। वो औरतें कैसे रह रही हैं जिनके घर में कमाने वाला नहीं है, उनका हस्बैंड कोई काम नहीं करता, फिर भी वो औरतें रह रही हैं ना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करती, गुजारती हैं, अपनी जिंदगी को काट रही हैं। और आज के टाइम में सबको सब सुख सुविधा होती है, पैसा भी है, शोहरत भी है, मतलब 2-2 लाख रुपए मंथली उनको पॉकेट मनी मिलती है, फिर भी वो लोग गलत रास्ते चले जाती हैं, गलत तरीके से। इतने अच्छे संस्कार, इतने अच्छी फैमिलियां मिलती हैं, इतने प्यारे सास ससुर मिलते हैं, इतनी अच्छी फैमिली मिलती है, वहां पर भी लड़कियां एडजस्ट नहीं कर रही। तो अब चाहते क्या हो? मतलब जिंदगी ना ऐसे नहीं करती। अगर आपको जिंदगी ऐसे ही काटनी है ना, तो इससे बेटर है आप शादी करो ही ना, अकेले रहो, जैसे रहना है रहो, अब जिस तरीके से मर्जी रहो। कई आंटियां तो ऐसे ऐसे मैसेजेस कर देती हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊं,
अनबिलीवेबल चीजें होती हैं। मेरे को तो एकदम से बीपी शूट हो जाता है, गुस्सा आता है, दिल करता है अगर ये मेरी बेटी होती इसके मुंह पे चपेट मारती और इसको कहती कि अपना घर बसा जा करके। क्या बकवास लगा रखी है, मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस, सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम अननेसेसरी अपने आप को परेशान करो यार। नहीं जाने दे रहा कोई तो घर के अंदर हो, आपको कम से कम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ रहा। मतलब सिंपल सी बातें हैं, वो चीजें देखते नहीं। संस्कार अपने भीतर, आप खुद ही संस्कारों के अंदर नहीं रहोगे तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो सॉरी टू से, मैं नहीं चाहती थी किसी को हर्ट करना। पता नहीं गुरुजी जानी जाने क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। और लेकिन वही वाली बात होती है कि और आजकल के लड़के तो वो एक माशाअल्लाह हो चुके हैं। उनको तो लगता है कि जैसे ना लड़की है ना, वो एक न्यूज़पेपर होता है ना, नैपकिन, पेपर नैपकिन, चलो यूज किया और फेंक दिया। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर तरीके के लोग हैं। आप देखो, आप घर में ब्याह करके लेकर आए हो, जब आप उनसे मिलते जुलते रहते हो, साल साल डेढ़ डेढ़ साल उनके साथ आशिकी चलाते हैं, तब कोई अकल नहीं आती। तब बाद में जब बीवी बना करके घर में लेकर आते हैं तो उनकी चीजें उनको पसंद में नहीं आती। अरे 1 साल से 1.5 साल से एक एक साथ में रहे हो तुम, तब तुम्हें नहीं पता चला एक दूसरे का कि क्या चीजें। सो अपने अंदर ना एक चेंज लाने की जरूरत है, अपने मन के अंदर ना चेंज लाने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि ना तो कोई लड़की ऐसी है कि फ्री फंड में उसका दिमाग खराब करो, उसको टॉर्चर करो। अरे तुम पराई लड़की लेकर आए हो, उसको अपनी बहनों के जैसा, जैसे आप अपनी बहनों के लिए एक्सपेक्ट करते हो ना, वैसा प्यार दो। अपनी बेटियों के लिए जो आप उम्मीद करते हो ना, वैसा सुंदर परिवार उसको बना कर दो, स्वर्ग जैसा। जैसे हम सोचते हैं मेरी बेटी को तो कोई आंच ना आए, मेरी बेटी को एक ग्लास इधर से उधर उठा के ना रखना पड़े, ऐसे चीजें आप अपनी बहुओं के साथ करो। देखो वो बहू आपको अपनाती है कि नहीं अपनाती, वही बहू आपको पलकों पे बिठा करके रखेगी। क्योंकि कोई भी लड़की ना माइंड से ये सोच करके नहीं आती है कि मुझे जानबूझ के जो है ना आपको टॉर्चर करना है या अपने ससुराल वालों के साथ गलत करना है। कोई नहीं सोचता, प्यार के बदले प्यार मिलता है। बच्चा इतना मिक्स हो जाता है, उसको पेरेंट्स की याद नहीं आती। तो जो लड़कियां आप अपने घर में लेकर आते हो, उनके अंदर अपनी बेटियों की छवि देखो, उनको उतना प्यार दो। मैंने देखा है ऐसे कई, मैंने घर देखे हैं जहाँ पे पहले तो 4 4 नौकर होते हैं, बहू के आते ही सारे नौकरों की छुट्टी हो जाती है। अरे वो तुम्हारी नौकरानी थोड़ी आई है तुम्हारे घर में, बहू आई है तुम्हारी, बेटी आई है तुम्हारी, अपनी बेटियों की तरह उनको पलकों पे बिठा के रखो। मतलब कितनी सारी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो इतनी अच्छी हैं और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करती हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बस जाए, मेरा घर बस जाए। लेकिन आजकल के लोगों के अंदर तो बस वो है कि लड़की गर्लफ्रेंड तो चाहिए उनको शानदार, छोटी छोटी ड्रेसें पहनने वाली, तमाशे करने वाली, और बीवियां चाहिए उनको संस्कारित। मतलब उनको तो वो घर से बाहर नहीं निकालना चाहते। अरे तुम अपनी बीवी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहते तो पहले लोगों की बीवियों को देखना भी बंद कर दो ना। सो ये तो दोनों तरफ से होता है। तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ करें, मैं कहना नहीं चाहती थी, बट मेरे को ना पता नहीं चलता, जब मेरा दिमाग खराब हो जाता है ना, कोई चीज मेरे मन में आती है तो फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे उस बात को शेयर करती हूँ। मतलब ना कोई लाग ना लपेट मुझे करना नहीं आता, शुगर कोटेड बातें तो मुझे आती ही नहीं है। सो मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करना कभी। और रही बात आप लोगों की, तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने रिश्तों के अंदर थोड़ा सा झुक जाइए। क्योंकि इसके ऊपर ना मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है कि ना एक पिकाचू टाइप का ना एक ना जानवर होता है। वो एक ऐसे आइलैंड के ऊपर रहते हैं, वहां पर ना आई थिंक पिकाचू ही नाम था, जो भी था। चलो आप नाम में क्या रखा है, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूँ, उस मरम को समझिए। तो वो जो पिकाचू टाइप का जानवर होता है ना, वो जिस आइलैंड पे होता है ना, वहां पर ना बहुत तेज मौसम की बारिश और इतनी ठंड, बर्फ पड़ने वाली होती है। और वहां पर क्या आता है कि वहां ना अनाउंसमेंट होती है उस आइलैंड के ऊपर कि ना अभी थोड़ी देर में बहुत बर्फबारी होने वाली है, तो आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। तो वो क्या सोचते हो, जो पिकाचू टाइप के, मतलब जो भी था ना, मेरे को याद उस जानवर का नाम नहीं याद आ रहा। वो लोग क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि भी अब हम यहाँ पे तो इतना ये सब चीजें आने वाली हैं, बर्फ तूफान आ जाएगा, तो हम लोगों को तो बहुत ठंड लगती है, हम ठंड से मर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपना अपना सामान पैक करते हैं हम और किसी और जगह पर चलते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब तक वो किसी और जगह पर जाते, उससे पहले ही तूफान आ जाता है और बहुत ठंड, बारिश और इतना सब कुछ हो जाता है। अब उनके पास ना
दो ऑप्शंस होती हैं, सुनने वाली चीज है, दो ऑप्शंस होती हैं, क्योंकि वो जो एक ऐसा जानवर होता है जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं, अगर वो सारे के सारे एक साथ जुड़ जुड़ के, उनमें से कोई एक बंदा ये कहता है कि अब एक काम करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सारे जो है ना बहुत क्लोज क्लोज खड़े हो जाते हैं। जब हम बहुत क्लोज क्लोज खड़े हो जाएंगे ना, तो उससे ठंड का प्रभाव कम पड़ेगा, और इंडिविजुअली एक एक बंदा अगर अलग अलग होगा तो उसको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी और वो मर जाएंगे। तो अब उसके अंदर क्या होता है कि वो, उनको ये सोचना था, क्योंकि वो सारे कांटेदार होते हैं, अब जैसे ही कांटेदार जानवर आपस में मिलेंगे तो वो कांटा किसी को यहाँ से चुभेगा, किसी को यहाँ से चुभेगा, किसी के खरोंच लगेगी, किसी के खून निकलेगा, तो वो चीज थी। तो अब समझना ये था कि आप वो कांटे लगे हुए वृक्ष, जो मतलब जानवर था, वो सारे एक दूसरे के क्लोज आ जाएं और ठंड से अपने आप को बचा लें, या इंडिविजुअली ठंड से वो मर जाए। तो उनको लगा कि यार ये थोड़ी बहुत चुभन होएगी, थोड़ा सा खून निकलेगा तो क्या हुआ, लेकिन हम बच तो जाएंगे, हमारी जान तो बच जाएगी। तो ठीक ऐसे ही ना हमारे रिश्ते होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो पैदा ही कांटों के साथ होते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन होती है। हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कांटा ना चुभ जाए, हमारी वजह से किसी को चोट ना लग जाए, हमारी वजह से किसी को दुख ना हो जाए। सो बिल्कुल अपने मन के अंदर वो भाव हमको लेके आना चाहिए कि अगर जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, या क्या कहते हैं, मतलब आपके लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है, या आपका वो कांटों के अंदर जिसको बोलते हैं कि थोड़े से कांटे अगर आपको चुभ रहे हैं, उसकी चुभन बेटर है, या आपके लिए मरना बेटर है। तो ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं, होते हैं थोड़े से रिश्ते, हर रिश्ते के अंदर थोड़ा बहुत कोई कहते हैं ना कि जैसे सारे खरबूजे मीठे नहीं होते, तो हर फैमिली, हर बंदा जो है वो ऐसा नहीं होता कि जो आपको बहुत बहुत प्यार करने वाला हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको दुख तकलीफ देने वाले भी होते हैं। सो व्हाट, जैसे कांटेदार वो जो पिकाचू है, उन लोगों ने भी ये सोचा ना कि अपनी जिंदगी बचाएं तो बेटर है कि हम थोड़ी थोड़ी चोट खा लें। सो ऐसे ही हमको भी अपने रिश्तों के अंदर बिल्कुल पॉक्यूपाइन, बिल्कुल, थैंक यू आंटी, पॉक्यूपाइंस थे, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ना दिमाग से एकदम स्किप कर गया था मेरे कि वो कौन सा जानवर था, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसको बहुत सारे कांटे होते हैं। सो सही बात है। तो हमको ना ये सोचना चाहिए कि उनके पास तो परमात्मा ने ना वो ऑप्शन नहीं दे रखी, क्योंकि उनके साथ तो बॉडी में लगे ही हुए हैं कांटे, लेकिन आप जो हो उसके पास ऑप्शन है कि आप ये कोशिश करो कि आपकी वजह से किसी की लाइफ कांटों से ना भर जाए, आपकी वजह से किसी को कांटा ना चुभ जाए। सो गुरु जी ब्लेस यू ऑल। कोई बात मेरी बुरी लगी हो, जो भी वो आंटी थी, उनको तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। क्योंकि जब मुझसे पूछोगे, इसीलिए मैं कहती हूँ मुझसे कुछ पूछो ही मत, क्योंकि मुझसे पूछोगे तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस और अपने मन के भाव ही आपके साथ शेयर करूंगी ना। सो जितना हो सके एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहिए, प्यार से रहिए, एंड जितना हो सके एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए। और रोहिणी के अंदर सेक्टर 3 में तो अभी मुझे पता चला है 2200-2300 केस एक पॉकेट के अंदर ही इतने लोग हो चुके हैं। सो पता नहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे हैं, वो कब तक साथ देंगी, कब तक नहीं देंगी, क्योंकि एटमोसफेयर ऐसा होता जा रहा है, पता नहीं हम कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। वैसे मुझे 100% श्योरिटी है, मेरा मन मानता है कि गुरुजी की असीम कृपा है मेरे ऊपर, तो मैं आप लोगों का सिर खाना कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं खाती ही रहूंगी। बट फिर भी वक्त का कुछ पता नहीं होता। सो गुरुजी ब्लेस यू ऑल। सभी को एक हिदायत गुरुजी की तरफ से, एक रिक्वेस्ट कि अपने अपने परिवारों को बचाने की कोशिश कीजिए इस कोरोना से। लड़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा डर बना के रखिए कि अननेसेसरी घूमना शूमना नहीं है। सो गुरुजी ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। कल फिर मिलेंगे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मैंने कमिटमेंट करी है तो मैं अपने भाई बहनों के साथ में टाइम ज़रूर स्पेंड करूँगी। सो गुरुजी मेहर करें, और वो कहते हैं मेहर करी तू दाता बख्शन हार सदा, हंसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा। सो आप सब लोग भी ऐसे ही हंसदे वसदे रहो। गुरुजी ब्लेस यू ऑल। और बंद करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि सब लोग शेयर जरूर कीजिएगा सत्संग को। जय गुरुजी, लव यू ऑल, गुड नाइट।